अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 28 जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर के चैप्टर से। फिर इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और फिर हम उसको देखेंगे और फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर और स्ट्रक्चर को मर्ज करके देखेंगे, फंक्शन के साथ भी स्ट्रक्चर को मर्ज करके देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फंक्शन को एज वैल्यू पास किया था एक स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे कि फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न कैसे करा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंटर और स्ट्रक्चर को अगर मर्ज किया जाए तो कह रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास, हम एग्जांपल से बात समझ लेते हैं कि सिंटेक्स में क्या चेंजेस आएंगी। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम दैट शोज द यूज ऑफ पॉइंटर विद स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ नहीं है, जेनरिक सी एग्जांपल है। एक मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसमें दो मैंने वेरिएबल्स रख लिए, एक इंटीजर ए है, एक फ्लोट बी है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर खास एग्जांपल नहीं है। जैसे इसमें आपने देखना है कि एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रक्ट नेम, ये तो आपको पता है लिखना ही होता है, और इसमें मैंने क्या क्रिएट किया, एक पी। पी तो मेरा वही बात है कि नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन मैंने एक पी टी आर भी क्रिएट किया जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे ध्यान रहे, पी की डेटा टाइप भी स्ट्रक्ट नेम है और पीटीआर की भी डेटा टाइप स्ट्रक्ट नेम ही है, लेकिन पीटीआर के पहले स्टार लगा हुआ है तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और पी एक नॉर्मल वेरिएबल है। यानी पीटीआर विल होल्ड एड्रेस ऑफ समथिंग, और इस केस में वो समथिंग क्या होगी, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? उसकी डेटा टाइप वही होगी जो पीटीआर इटसेल्फ की डेटा टाइप है, जो कि है इस वक्त मेरे पास स्ट्रक्ट नेम। ठीक है शारिक, कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। लेकिन ये लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है इससे आपको कुछ लैब में भी हिंट मिल जाए, क्योंकि लैब में भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है फाइनल में। तो फिर मैंने सिंपली क्या किया, पीटीआर को चूंकि एक एड्रेस चाहिए, पीटीआर को अगर मैं कोई एड्रेस असाइन नहीं करूँगा तो पीटीआर को एक्सेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तो होगा नल बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने पीटीआर को एड्रेस ऑफ पी असाइन कर दिया। एड्रेस ऑफ पी का मतलब है कि हुआ ये कि मैंने जब मेमोरी एलोकेट कराई तो मेमोरी में कुछ ऐसा बॉक्स बन गया। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर क्या है, दो सब बॉक्सेस आ गए मेरे पास। ठीक है, और इन सब बॉक्सेस का नाम है, इस पूरे बॉक्स का नाम है मेरे पास पी। ठीक है, इस बॉक्स का नाम है सिंपली पी, और इस पी के अंदर दो चीज़ मौजूद है, इधर मौजूद है ए फील्ड और इधर मौजूद है मेरे पास बी फील्ड। ठीक है, पी के अंदर दो चीज़ें ए एंड बी, ये पूरा का पूरा मेरा जो है पी कहला रहा है। तो ये मैंने जब पी को डिक्लेयर किया तो ये हो गया। ठीक है, साथ ही साथ मैंने चूंकि पीटीआर भी एक चीज़ डिक्लेयर कराई तो मेमोरी में कहीं नीचे जाके एक और बॉक्स होगा, वो पॉइंटर का बॉक्स होगा। और पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, फिर चाहे वो स्ट्रक्ट टाइप का ही क्यों ना हो, उसके साइज होगा सेम, क्योंकि पॉइंटर का काम है एड्रेस होल्ड करना। तो यहाँ पे क्या बना लिया मैंने, एक पीटीआर बना लिया। तो इसको भी लिख लेते हैं, स्टार लगा रहा हूँ सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये रहा मेरा पीटीआर, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें ये पीटीआर है। और पीटीआर में मैं क्या मूव कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ पी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि यहाँ से एक एरो निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे से कोई भी एड्रेस हो सकता है। पी का स्टार्टिंग एड्रेस, अगर पी की बात करें इंटीजर और फ्लोट कितना है, 4 और 4, 4 प्लस 8 हो गया। तो पी का एड्रेस अगर मैं कहता हूँ सिंपली 1000 से स्टार्ट है, तो 100 एंड 0। ठीक है, और इसका तो लास्ट एड्रेस क्या होगा, 1007, डेसिमल में लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हेक्साडेसिमल में होते हैं एड्रेसेस, लेकिन अभी बस समझाने के लिए लिखेंगे, ये होगा। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम पी का एड्रेस 100 है तो 1007 तक जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है मेरे स्ट्रक्ट नेम का साइज। ठीक है, दोनों की टाइप जो है इस वक्त ध्यान रहे, इसकी डेटा टाइप और इसकी भी डेटा टाइप, दोनों की डेटा टाइप क्या है मेरे पास, दोनों की डेटा टाइप है इस वक्त नेम ही है। ठीक है, ये ध्यान रखें, दोनों की डेटा टाइप क्या है मेरे पास, नेम ही है। अब हो क्या रहा है कि जब मैंने ये वाली लाइन लिखी, पी टी आर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी, तो एड्रेस ऑफ पी जो था इसमें आके मूव हो गया। और एड्रेस ऑफ पी क्या है मेरे पास इस वक्त देखा जाए तो सबसे पहली लोकेशन का एड्रेस आता है मेरे पास, वो है 100 एंड 0।
ठीक है। लेकिन पीटीआर की डेटा टाइप नेम है, तो ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि नेम का साइज है 8। तो ये टोटल 8 स्पेसेस, यानी यहाँ से लेकर जब रीड करना शुरू करेगा तो यहाँ तक खुद ब खुद रीड कर लेगा। ठीक, यानी होगा क्या, जब मैं एड्रेस वाली लाइन लिखूंगा तो यहाँ से जो है एक एरो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, उसी जगह पे जहाँ पे पी पॉइंट कर रहा है। तो पीटीआर एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस वक्त एड्रेस ऑफ पी को। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंटर का रिकैप मैंने करा दिया। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब बस देखने वाली बात क्या है कि पी के अंदर दो बॉक्सेज हैं, एक में ए आया हुआ है और दूसरे सब बॉक्स में मेरे पास बी आया हुआ है। पी के अंदर दो वैल्यूज हैं। इससे पहले जब भी पॉइंटर पॉइंट करता था तो वो एक ही वैल्यू को पॉइंट करता था, अभी भी इसमें एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है पी। लेकिन पी के अंदर अगर हम मजीद जाते हैं तो उसके अंदर दो सब सेल्स हैं, और मेरे पॉइंटर को नहीं पता पी के अंदर क्या क्या है, मेरे पॉइंटर को बस ये पता है पी कहाँ से स्टार्ट है। अब वो पी तक तो पहुंचा देगा, पी के बाद अगर ए की वैल्यू एक्सेस करनी है तो वही डॉट लगा के करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो डॉट लगा के। ठीक, तो यहाँ तक हो गई ये बात। फिर मैंने यूजर से सिंपली कहा कि एंटर एन इंटीजर, और इस इंटीजर को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ इस ए की जगह पे। से यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए, लेकिन मैं इस लोकेशन को एक्सेस कैसे करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस लोकेशन को एक्सेस करना है यूजिंग पॉइंटर। पी के थ्रू तो बड़ा सिंपल है, मैं लिख दूंगा पी डॉट ए, यानी पी डॉट ए लिखना तो डायरेक्ट है। मैं पॉइंटर के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसे कैसे एक्सेस करूँ, तो वो तरीका मुझे बताना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना है कि पीटीआर के पास क्या है। पीटीआर के पास तो भाई इटसेल्फ होता है एड्रेस। किसका एड्रेस है, पी का एड्रेस है। ठीक है, पीटीआर के पास इटसेल्फ क्या है, पी का एड्रेस है। अब अगर इस एड्रेस से मुझे पी तक पहुंचना है तो मुझे इसके पहले लगाना पड़ता है, आपको याद होगा स्टार। स्टार लगा दूंगा तो ये अब मुझे वैल्यू पॉइंट करा रहा है, यानी अब ये पी का एड्रेस नहीं बल्कि इटसेल्फ पी को पॉइंट करा रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो ये पी को पॉइंट करने लग जाएगा, ना कि पी के एड्रेस को। अब मुझे पी तो मिल गया, लेकिन मुझे पी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, पी की कौन सी फील्ड चाहिए, ए वाली फील्ड। तो ये ब्रैकेट लगा के मैंने क्लियर किया कि पहले पी तक पहुंचो, फिर उसके बाद उसकी डॉट ए वाली फील्ड में चले जाओ। ठीक है, पहले तो पी में पहुंच गया, इसका मतलब तो मुझे यही मिल गया कि ये पूरा का पूरा मुझे ये बता रहा है ये पी है। ठीक है, अभी ये भी बाद में प्रूफ कर देता हूँ ये पूरा का पूरा पी कैसे। तो फिर उसके बाद मैंने डॉट ए लगा लिया, तो ये मुझे बता रहा है ये ए वाली फील्ड को मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। और रही बात, क्योंकि मैं स्कैन कर रहा हूँ तो स्कैन करते वक्त आपको पता है कि एड्रेस ऑपरेटर आता ही है, तो इसीलिए आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये टर्म इस तरीके से लिखी है, पहले पॉइंटर के साथ स्टार लगाया, फिर उसके बाद डॉट ए लिखा। तो मैंने कहा कि जब मैंने स्टार लगाया तो ये इक्वेलेंट हो गया पी के। ये कैसे इक्वेलेंट हो गया, इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने ऊपर लिखा है पी टी आर इक्वल्स टू एड्रेस ऑपरेटर ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर मैं इस तरफ स्टार लगाता हूं तो मैं इस तरफ भी स्टार लगा देता हूं, दोनों तरफ स्टार आ गया। ठीक, और मैंने ये बताया था कि ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं ऑपरेटर तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो स्टार पी टी आर सिर्फ रह जाएगा मेरे पास पी। क्यों पी रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कौन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो हैंस ये बात प्रूव हो गई कि स्टार के साथ जब भी मैं बात करूंगा तो मैं पी की बात कर रहा हूँ, और विदाउट स्टार बात करूंगा तो मैं एड्रेस ऑफ पी की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक्चुअली पी ही है, और अगर इसको देख लें तो ये यही बन गया इक्वेलेंट। सही है, तो ये सिर्फ एक तरीका है पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने का। जब आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, विदाउट पॉइंटर करेंगे तो वो तो आपको ऑलरेडी आता ही है, सिंपली अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम और उसके आगे उसकी सब फील्ड का नाम, इस तरीके से एक्सेस हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बी को एक्सेस करूंगा तो बी के लिए भी मैंने देखिए यही करा हुआ है। चूंकि मैं स्कैन कर रहा हूँ तो एड्रेस ऑपरेटर लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो देखिए मैंने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। ठीक है, फिर मैंने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। सही, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा है ये 4 है, इसका साइज से कोई ताल्लुक नहीं, ये 8 भी लिख सकता हूँ, और इसका डेटा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको से 3 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेटा है, इसका इस साइज से कोई लेना देना नहीं है, साइज तो फिक्स 4 है।
वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप लोगों को क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिए, इतने मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। अच्छा, जब भी आप लोगों के पास कोई कनेक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल इश्यूज हुआ करें तो आप मुझे जो हमारा मैसेंजर वाला ग्रुप है उस पे अपनी आईडी के साथ बता दिया करें, क्योंकि ये चैट जो होती है ये काफ़ी बड़ी होती है तो इसमें मिस हो जाता है, तो आप वहाँ पे क्लियरली मुझे बता देंगे तो नोटिफिकेशन में मुझे पता लग जाएगा। तो 11318 का एक मेरे पास टेक्स्ट आया हुआ है ब्रेक डाउन का, तो ये काइंडली मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेजेस आए होंगे या वार्निंग आई होंगी एब्सेंटीज़ के लिहाज से। तो एब्सेंटीज़ वगैरह जो है जितनी आपके पास आई हैं उतनी ही हैं, क्योंकि अब ये जो रिकॉर्ड है ये सब डिजिटल है, इसमें ह्यूमन एरर की गुंजाइश है ही नहीं। जो भी आप अटेंड करते हैं क्लास वो ऑटोमेटिकली मेरे पास अटेंडेंस जो होती है आपका सॉफ्टवेयर जो है मुझे खुद ही प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने इतनी मिस की थी, ज़्यादा लग गए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एरर की गुंजाइश ही नहीं। अगर मैं मैनुअल लेता तो ये गुंजाइश होती, लेकिन मैनुअल मैं ले ही नहीं रहा हूँ तो ऐसी कोई मसला नहीं आ सकता। ठीक है, और साथ ही आपका आंसर मैं बाद में करूँगा क्योंकि वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लैब से रिलेटेड है, तो इसके बाद लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं सिंटेक्स में। सिंटेक्स को मैं याद कैसे रखूँ, इतना मुश्किल हो रहा है तो मुझे याद रखना। तो देयर इज़ एन ईज़ी वे। ठीक है, आसान तरीका क्या है इसको करने का, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो इसको करने का एक और आसान तरीका भी है इस नोटेशन को लिखने का, कि मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा हूँ, या मैं चाहूँ तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट लगाऊँ, स्टार लगाऊँ, आगे पीछे हो गए तो मसला हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं पीटीआर के साथ डायरेक्टली ये लिख दूँ। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? सॉर्ट ऑफ एरो का साइन बना रहा हूँ यानी पॉइंटर का, और ये बनता है कैसे, माइनस का सिंबल और ये आपका जो है ग्रेटर देन का सिंबल, ये दोनों सिंबल मिला के बनता है। अगर मेरे पास पीटीआर एक पॉइंटर है तो मैं उसको एज इट इज लिख सकता हूँ, यानी बिल्कुल वैसे ही हो गया। अगर आप देखें पहले मैं लिख रहा था पी डॉट ए, ठीक है, तो पॉइंटर के साथ अगर मैं लिखूंगा तो डॉट के बजाय मुझे क्या लगा देना है, सिंपली ये एरो लगा देना है, तो वही बात पड़ जाएगी जो है। तो डॉट का जब मैं एरो नोटेशन यूज़ करूंगा तो इस तरीके से मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, ना कि मुझे बार बार ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्टार वाली टर्म लिखनी पड़े। ठीक है, तो आप देखें, तो इस जगह पे मैं चाहूँ तो सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ पी टी आर ए, लेकिन स्कैन कर रहूँगा तो एड्रेस ऑपरेटर का साइन आएगा, और स्कैन नहीं कर रहूँगा तो एड्रेस ऑपरेटर का साइन नहीं आएगा। तो आप इसको आसानी से भी लिख सकते हैं, ये कहलाती है पॉइंटर नोटेशन। ठीक है, ये आपकी थी नॉर्मल नोटेशन, ये पॉइंटर नोटेशन है। ठीक है, तो इसको हम इन एक्शन देखने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे, कि मैं किस तरीके से इसे यूज़ कर सकता हूँ। इस एग्जांपल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने पॉइंटर क्रिएट नहीं किया था, उस वक्त हमने नॉर्मल वेरिएबल से किया था। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है बुक का स्ट्रक्चर मैं लाइब्रेरी के लिए बना रहा हूँ, जिसमें टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है और बुक आईडी है। मैंने मेन फंक्शन में दो बुक के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, बुक वन एंड बुक टू। ठीक है, बुक वन एंड बुक टू मैंने क्रिएट किए, और मैंने इनके अंदर खुद ही से हार्ड कोड वैल्यूज डाल दी। टाइटल भी मैनुअली असाइन कर दिया, सी प्रोग्रामिंग, ऑथर नोआ अली, सब्जेक्ट मैंने इसमें सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल डाल दिया, और बुक आईडी मैंने 6495407 डाल दी। यहाँ पे ध्यान रखें, स्ट्रिंग्स को जब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो str कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, strcpy, लेकिन आईडी को असाइन करने के लिए इक्वल्स टू, क्योंकि आईडी एक सिंगल वेरिएबल है उसको मैं इक्वल्स टू से असाइन कर सकता हूँ, लेकिन टाइटल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, स्ट्रिंग है, तो इसके लिए मैंने कॉपी का फंक्शन यूज़ किया। सिमिलरली मैंने बुक टू के लिए भी यही काम किया, टाइटल दे दिया टेलीकॉम बिलिंग, ऑथर ज़ारा अली, सब्जेक्ट टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल, और इसी तरह एक बुक आईडी भी असाइन कर दी। और फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है प्रिंट बुक, बुक वन के लिए भी और बुक टू के लिए भी।
लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने बुक 1 को पास नहीं किया, बल्कि बुक 1 के एड्रेस को पास किया है। ठीक है? इसका मतलब है कि मैं बुक 1 की रेफ़रेंस पास कर रहा हूँ। और जब मैं बुक 1 की रेफ़रेंस पास कर रहा हूँ तो आपको पता है जब मैं एड्रेस पास करता हूँ तो डिक्लेरेशन या डेफ़िनेशन में मुझे क्या लगाना पड़ता है? पॉइंटर लगाना पड़ता है। तो आप देखें डिक्लेरेशन में भी मैंने पॉइंटर लगाया हुआ है और डेफ़िनेशन में भी मैंने पॉइंटर लगाया है। यानी ये बुक 1 और बुक 2 तो नॉर्मल वेरिएबल हैं, लेकिन बुक इज़ अ पॉइंटर। यानी इस लाइन के लिखने का मतलब ये है कि जब मैं ये वाली लाइन कॉल करूँगा बुक 1 के रेफ़रेंस से, तो होगा क्या कि बुक में क्या चीज़ असाइन हो जाएगी? एड्रेस ऑफ बुक 1। फिर जब मैं दूसरे वाले के लिए कॉल करूँगा तो क्या असाइन हो जाएगा? एड्रेस ऑफ बुक 2। ठीक है? तो इसमें वही बात हो रही है कि बुक एक पॉइंटर है और पॉइंटर वेरिएबल को मैंने एड्रेस असाइन कर दिया है। तो जब मैंने एड्रेस असाइन कर दिया, तो फिर इसके रिस्पेक्ट से जब मैं कॉल करूँगा, तो आप देखिए मैंने टाइटल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है? एरो नोटेशन। यहाँ पे भी एरो नोटेशन या पॉइंटर नोटेशन। यहाँ पे मैं डॉट यूज़ नहीं कर रहा, ना वो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे स्टार लगाना पड़े, ये करना पड़े। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि अगर मेरे पास पॉइंटर है, तो पॉइंटर के साथ में एरो नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ और उसका आउटपुट भी सेम वही रहेगा, जिससे पहले हमने एग्ज़ाम्पल को नॉर्मली किया था, वैसे ही। तो आउटपुट इसका आप देखेंगे, तो वही वे रिज़ल्ट आ जाएँगे जो मैंने इसमें हार्ड कोड करके असाइन किए टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड आईडीज़ को। तो ये स्लाइड सिर्फ आपको ये सिखा रही है कि आप पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आप डॉट से एक्सेस ना करें, बल्कि उसे एरो नोटेशन से एक्सेस करें। ठीक है? ये दोनों स्लाइड्स हमने देखी, इसका पर्पज सिर्फ ये था आपको बताना कि आप पास बाय वैल्यू तो करते ही करते हैं, लेकिन पास बाय वैल्यू का नुकसान क्या होगा इस केस में, और पास बाय रेफरेंस का फ़ायदा क्या होगा, चलें ये बता देता हूँ। तो जब भी आप पास बाय वैल्यू करते हैं तो आपकी कॉपी क्रिएट होती है। कॉपी क्रिएट होने का मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें अगर मैंने इधर स्टार नहीं लगाया और सिर्फ़ बुक पास करता, तो एक कॉपी और बन जाती बुक की, जिसमें ये सारे का सारा डेटा कॉपी होता है, और कॉपी होने का मतलब है 50 + 100 + 4। तो 204 की एक और कॉपी क्रिएट होती है, यानी 204 बाइट का मेमोरी में से एक और चंक जो था वो रिज़र्व करवा लेता मेरा प्रोग्राम सिर्फ़ पास करने में। लेकिन चूँकि मैंने पास बाय रेफ़रेंस किया है, तो पास बाय रेफ़रेंस में आपको पता है रेफ़रेंस जा रही है और डेटा जो एक्सेस हो रहा है वो यही वाला एक्सेस हो रहा है, क्योंकि रेफ़रेंस के थ्रू मैं डायरेक्टली ओरिजिनल कॉपी को मॉडिफ़ाई करता हूँ। तो इस केस में कॉपी नहीं बनेगी, तो मुझे ये एडिशनल 204 का जो पास बाय वैल्यू में रिज़र्व करवाना पड़ रहा था, इसमें रिज़र्व नहीं कराना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर्स में स्पेशली हैंडी होता है, काफ़ी हैंडी होता है कि आप रेफ़रेंस पास करें, ना कि एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर का साइज़ बहुत बढ़ता जाता है। तो अब अगर आप केयरलेसली स्ट्रक्चर को पास बाय वैल्यू करते रहेंगे तो इवेंचुअली आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया, हर प्रोग्राम के पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है, हर फ़ंक्शन के पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है, तो आप इतने बड़े-बड़े चीज़ें पास नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा जब डेटा हो तो आप उसको पास बाय रेफ़रेंस ही करना चाहेंगे। तो पास बाय रेफ़रेंस करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रास मैंने बताया 204, इसकी कॉपी नहीं बनेगी, तो ये मेमोरी एक्स्ट्रा कंज़्यूम नहीं करेगा। तो इसका पर्पस ये है, इसीलिए बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर को पास बाय रेफरेंस करना चाहिए, और किस तरीके से किया जा सकता है ये सिंटैक्स में आपको बता दिया। पास करने के बाद कैसे एक्सेस करना है ये भी आपको बता दिया गया। और जो आप अगला कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर से ही डील करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आगे तो सब कुछ स्ट्रक्चर्स है, और सारे स्ट्रक्चर फंक्शंस को जब पास होंगे तो हम वहाँ पे पास बाय रेफरेंस ही यूज़ कर रहे होंगे। तो ये बज़ाहिर एक छोटी-सी चीज़ लग रही है अभी, लेकिन अगले कोर्स में ये मतलब ये है कि हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में, हर फंक्शन में यही हो रहा होगा कि पास बाय रेफरेंस और स्ट्रक्चर, पास बाय रेफरेंस और स्ट्रक्चर। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटर है कि यहाँ पे क्लियर कर लें, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं इसे क्लियर कर दूँ। अगले कोर्स में फिर आपको ये तो कहना चाहिए कि मंडेन हो जाएगा, बिल्कुल रोज़मर्रा की बेसिस पे करना होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। पासिंग स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस में अगर कोई कन्फ्यूजन है। हमने पास बाय वैल्यू करके भी देख लिया, और आज भी हमने पास बाय रेफरेंस करके भी देख लिया। जी क्लास, कोई क्यूरी है? मास स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी? ठीक है, मुश्तबा कह रहे हैं कोई क्यूरी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो हमने फंक्शन को स्ट्रक्चर पास करके देख लिया, बाय वैल्यू भी, बाय रेफरेंस भी, और ये बता दिया कि बाय रेफरेंस का करने का फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन बाय रेफरेंस करने के लिए पॉइंटर डेफिनेटली इन्वॉल्व होता ही है। तो मेमोरी एडवांटेज मिलता है हमें पास बाय रेफरेंस से, तो हमने कर लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रक्चर, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये एग्जांपल आई थिंक आप लैब में ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि सब फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल रिजल्ट्स यूजिंग स्ट्रक्चर। ये एक इंटरेस्टिंग बात क्यों है? क्योंकि आपको पता है, आपने फंक्शंस पढ़े थे, और फंक्शन की एक लिमिटेशन आप लोगों के सामने आई थी कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू या वन रिजल्ट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। याद है ये बात सबको कि फंक्शन से मैं रिटर्न के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकता हूँ, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने इस चीज़ को जो है केटर किया था पॉइंटर के थ्रू आउटपुट पैरामीटर बनाते हुए, कि अगर मुझे मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न कराने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर पॉइंटर यूज़ करूँगा। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी एग्जांपल की थी, जैसे कि हमने एक कहना चाहिए कि एक वो वाली एग्जांपल की थी कि सर्कल का रेडियस पास कर रहे थे, तो उससे सरकमफेरेंस उसका वॉल्यूम वगैरह रिटर्न कराया था। फिर हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमने एक नंबर पास किया था और उसमें सेपरेट कर दी थी वैल्यूज़, जैसे कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर पार्ट और साइन, ये 3 चीज़ें हमने पॉइंटर के थ्रू रिटर्न कराई थी। फिर इसी तरह एक और एक्सरसाइज भी हमने की थी जिसमें स्ट्रिंग पास किया था और उससे हमने काउंट ऑफ वॉवेल, कंसोनेंट, डिजिट, इस तरह की चीज़ें भी रिटर्न कराई थी। तो ये तीनों एग्जांपल्स में हमने मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न करवाए थे, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न कराए थे यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो हमारे पास अब एक और कॉन्सेप्ट आ चुका है स्ट्रक्चर, तो इसके थ्रू भी हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि ये सिनेरियो प्रोग्रामिंग में कैसे होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम एक सिनेरियो ये है कि से मैं आपके सामने एक सिनेरियो बताता हूँ कि पाकिस्तान से दो चलें इसको कर लेते हैं, पड़ोसी कह लें, कज़न कह लें, मतलब ऐसे है कि वो कज़न कर लेते हैं, ठीक है। वो बाहर कहीं गए हुए हैं काम से दुबई गए हुए हैं, वहाँ काम करते हैं, जॉब उनकी वहाँ पे, ठीक है। और वो वहाँ से जो है ज़ाहिर-सी बात है मंथली या जैसे भी वो यहाँ पे घर पे खर्च भेजते हैं, कुछ ना कुछ मनी ट्रांसफ़र आता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल रखते हैं, वो हार्ड कैश आ रहा है या टीसीएस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुरियर सर्विस से आ रहा है। तो होता क्या है कि दोनों कज़न हैं, एक ही घर में रहते हैं और दोनों ने ही मंथली अपने घर से कुछ ना कुछ सैलरी जो होती है भेजनी होती है। तो अब देखा जाए तो आप टीसीएस पे जाते हैं, से आप कहते हैं कि मुझे सैलरी भेजनी है, वो कहता है भाई से $100 इसके चार्जेस होंगे, ठीक है, एक ने पे करे। दूसरा वाला आता है, दूसरे को भी यही कहा जाता है $100 ही आपके चार्जेस होंगे, और इवेंचुअली जब वो डिलीवर होते हैं तो दोनों पैकेट साथ-साथ ही जा रहे होते हैं, जाके एक ही घर पे डिलीवर होते हैं और मिल जाते हैं। लेकिन टोटल कॉस्ट जो इसको डिलीवर करने का आया वो ये आया कि वो $100 ईच आया। लेकिन इस काम को करने का एक और आसान तरीका भी है जिसमें वो कुछ पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं कि जब वो वहाँ से अपना पैकेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो 2 अलग-अलग पैकेट बनाएँ, वो क्या करें, अपने पैकेट्स को दोनों पैकेट्स को एक और बड़े से एनवेलप में रखें, ठीक है। ठीक है, एक पैकेट पे अपना नाम लिख दिया कि ये इसका है और दूसरे पैकेट पे ये लिख दिया और फिर उसको एक बड़े एनवेलप में करा, और वो एनवेलप आप टीसीएस से अगर भेजते हैं, ठीक है, चार्जेस क्या थे टीसीएस के, एक पैकेट सेंड करने के चार्जेस हैं $100 ऐसे, ठीक है, जो भी उनकी करेंसी हो डज़न्ट मैटर, मैं सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी अमाउंट बता रहा हूँ, बड़ी इसलिए रखी है कि आपको मीनिंगफुल लगे, ठीक है। तो अब पैकेट भेजेंगे तो पैकेट तो एक ही सेंड किया जा रहा है और एक ही पैकेट सेंड किया जा रहा है, तो चार्जेस अप्लाई होंगे इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ $100। जब वो यहाँ पे घर आके रिसीव होगा पैकेट, उसे खोलेंगे तो उसपे लिखा होगा काइंडली चच्ची जान ये अम्मी को सप्लाई कर दें, या काइंडली ताई जान ये चच्ची को दे दें। तो घर में तो इतना होता है कि नीचे से पैकेट ऊपर चला जाएगा, बाकी फ़ोन से इतने तो कोऑर्डिनेट हो जाता है कि दोनों के आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि वो पैकेट एक्सटर्नली तो देखा जाए दुनिया के लिए वो एक ही पैकेट आया है, इसीलिए टीसीएस वालों ने भी उस पे सिंगल चार्ज किया। लेकिन घर आके आपने क्या किया, उसको अलग-अलग कर लिया, एक हिस्सा ऊपर चला गया, एक हिस्सा नीचे, एक दूसरी फैमिली को, एक दूसरी फैमिली को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक छोटी-सी चालाकी की, इन सिंपल वर्ड छोटी-सी चालाकी की टू सेव सम मनी। तो आपने क्या चालाकी की कि आप ने कहा अलग-अलग क्यों भेजें भई? क्यों हमें 100-100 पड़ रहा है, हम इसको 50-50 में बाँट लेंगे। अच्छा, अब क्लियर आ रही है तंजील आवाज़? क्लास बाकी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है?
मुश्तबा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अब्दुल वहाब, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा। और बाकी खुशबख्त, शुमाइला, ज़फ़र, आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? अच्छा, ठीक है। यानी फिर इसका मतलब है कि मेरे एंड से इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहे हैं, इसलिए मोर देन वन को आवाज़ कट रही है। अच्छा, चलें ठीक है। इंटरनेट का इशू का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन काइंडली अगर आप लोगों को आवाज़ इस तरह कट जाया करे ना, तो आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज़ कटती नहीं है, ठीक है? रिकॉर्डिंग मेरे अपने लोकल पीसी पे हो रही होती है, तो उसमें कटती नहीं है। तो कभी भी ऐसा इशू आए, तो आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लिया करें, ठीक है? इसका तरीका वे अराउंड यही है। तो मैं सिनेरियो ये बता रहा था कि बाहर से हमें 2 पैकेट ट्रांसफ़र किए गए, दोनों एक ही घर में आने थे, तो चालाकी क्या की गई कि 2 एनवेलप सब एनवेलप बना के एक बड़े एनवेलप में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस तरीके से दोनों ने 50-50 डॉलर सेव कर लिए। तो क्या हुआ, पहले दोनों को 100-100 डॉलर पड़ते थे, मनी भेज अपने घर पे पैसे भेजने के लिए, अब उनको 50-50 पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, थोड़ी-सी छोटी-सी एक चालाकी से समझ लें, एक स्मार्ट थिंकिंग से क्या हुआ, कुछ पैसे बच गए। तो ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही छोटी-सी चालाकी जो है हम प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग में चालाकी कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के थ्रू। हम क्या करें कि अपने फ़ंक्शन को कहें कि भई मैं एक फ़ंक्शन के पास गए, फ़ंक्शन ने कहा मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। आपने कहा ठीक है, एक ही करना, लेकिन आप उस एक वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, 2 छोटी-छोटी वैल्यू सप्लाई करते हैं, 3 कर दें, 4 कर दें, ये आप पर डिपेंड करता है। आप एक फ़ंक्शन से मल्टीपल रिज़ल्ट रिटर्न करा सकते हैं, इस एनालॉजी के थ्रू, यानी इस मैकेनिज़्म के थ्रू। कि आप अपनी वैल्यूज़ को एक बड़े से लिफ़ाफ़े में डाल के दे दें, फ़ंक्शन को ले वापस ले जाओ, रिटर्न कर दो। और फ़ंक्शन रिटर्न कर देगा, फ़ंक्शन को लगेगा जैसे कि मैं एक ही रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा हूँ। लेकिन इन एक्चुअल फ़ंक्शन उस पैकेट के अंदर मोर देन वन वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहा होगा। तो इस आइडिया के थ्रू हम चाहें तो फ़ंक्शन से मोर देन वन रिज़ल्ट रिटर्न करा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल लैब में भी आप लोग कर चुके हैं और इधर भी मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा पॉसिबल। तो एग्ज़ाम्पल क्या है मेरे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 मेरे पास पार्ट्स हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, और दोनों की टाइप है फ्लोट। अच्छा, अब यहाँ पे एक वो चीज़ आ गई जिसका मैं आपको कह रहा था कि देखिए अब इधर मैं बार-बार स्ट्रक्ट नहीं लिख रहा। मैंने हर जगह कॉम्प्लेक्स का वर्ड लिखा है, स्ट्रक्ट का वर्ड कहीं पे भी रिपीट नहीं किया। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि मैंने ये कीवर्ड लिख लिया टाइप डेफ, स्ट्रक्चर से पहले मैंने टाइप डेफ लिखा, अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर मैंने उसके बाद एक नाम दे दिया जो भी मैं अपने इसको देना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स को। ठीक है? ये भी मैंने कॉम्प्लेक्स ही दिया था, इसको भी मैंने कॉम्प्लेक्स दे दिया। इधर मैं एलियास क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, ये बाद वाला कॉम्प्लेक्स को मैं कैप्स में लिख सकता हूँ या कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो हुआ क्या, अगर मैं टाइप डेफ के थ्रू इस तरीके से डिक्लेयर करूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से क्रिएट कर दूँ, तो फिर मुझे बार-बार स्ट्रक का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। तो मुझे बार-बार ये स्ट्रक वाला कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है? तो मुझे बार-बार क्या है, ये देखें आप हर जगह पे अब मैं सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स से पहले स्ट्रक्ट नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स से पहले मैंने स्ट्रक्ट नहीं लिखा। तो यही है वो वाली ट्रिक जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो स्ट्रक्ट का वर्ड अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? तो स्ट्रक्ट का वर्ड मैंने आज इस एग्ज़ाम्पल में समझ लें अवॉइड कर दिया, सिर्फ़ ये सिंटेक्स लगा के कि टाइप डेफ अगर मैं लिख दूँ पहले, और बाद में भी फिर मैं ये कॉम्प्लेक्स का वर्ड रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि एलियास क्रिएट हो रहा है। एलियास का मतलब ये होता है निकनेम। आप इस वक़्त ये बताना चाह रहे हैं, प्रोग्राम को अगर मैं ब्रेक करके बताना चाहूँ, आप बताना ये चाह रहे हैं कि टाइप डेफ से कह रहे हैं कि मैं एलियास क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ से लेकर आपने बताया यहाँ तक का जो भी है, इतनी चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ, ये इसका निकनेम है। तो यहाँ से स्ट्रक्ट, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, रियल, फ्लोट, इमेजिनरी और ये कर्ली ब्रैकेट्स तक मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और इसका जो मैं निकनेम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ? सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसका निकनेम क्रिएट कर लिया टाइप डेफ के थ्रू। और फिर फंक्शन पे बाद में आते हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया, नंबर 1, नंबर 2 और टेम्पररी। टेम्पररी में रिजल्ट स्टोर करने वाला हूँ, नंबर 1 में पहला रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर 2 N2 में दूसरा। यूज़र से मैंने इनपुट लिया, N1 के रियल में भी इनपुट ले लिया, N1 के इमेजिनरी में भी इनपुट ले लिया।
बिल्कुल वैसे जैसे लिया जाता है। n2 के रियल में भी इनपुट ले लिया, n2 के इमेजिनरी में इनपुट ले लिया। फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया ऐड, और ऐड के फंक्शन को देखा जाए तो मैं पास कर रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2, और रिटर्न होकर जो चीज़ आ रही है वो क्या है, टेम्प में सेव होगी। और देखा जाए तो टेम्प की डेटा टाइप भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन इनपुट लेगा जो नंबर वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का है, दोनों की डेटा टाइप भी कॉम्प्लेक्स है, और जो चीज़ रिटर्न होगी वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन दो वेरिएबल इनपुट ले रहा है और दोनों की डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड, ये मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है, और रिटर्न भी कर रहा है वो भी एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर वही एनवेलप है जिसमें मैं क्या करूंगा, 2-3 सब वैल्यूज रख के रिटर्न करा दूंगा। इस केस में मैं सिर्फ दो चीज रिटर्न कराऊंगा, रियल पार्ट भी रिटर्न हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी रिटर्न हो जाएगा उसको, क्योंकि मैं एनवेलप करके स्ट्रक्चर के अंदर कंटेन करके भेज दूंगा। तो फंक्शन कहाँ है हमारे पास, दूसरा फंक्शन है हमारे पास इस साइड पे बना हुआ है। फंक्शन बहुत सिंपल है, फंक्शन में कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन देखें अगर आप, तो फंक्शन में क्या है, मेरे पास n1 में n1 वैल्यू आ गई, इसमें n2 आ गई। मैंने यहाँ पे भी एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लिया। टेम्परेरी के रियल में मैंने दोनों के रियल का सम डाल दिया। ठीक है, n1 और n2 के रियल का सम हो गया। और इसी तरह टेम्परेरी के इमेजिनरी में मैंने दोनों का इमेजिनरी का सम डाल दिया, n1 के इमेजिनरी प्लस n2 का इमेजिनरी, क्योंकि फंक्शन का नाम था सम करना। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, इसी तरह मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो टेम्प में मेरे पास इस वक्त क्या मौजूद है, रिजल्ट मौजूद है, और मैंने देखिए रिटर्न क्या करा दिया, टेम्प। तो रिटर्न को जो रिटर्न जो है उसकी मजबूरी क्या थी कि रिटर्न को तो दिखाई दे रहा है कि मैं एक सिंगल यूनिट लेके जा रहा हूँ। रिटर्न को बस ये पता है कि इसके अंदर मैं एक चीज़ लेके जाऊंगा, और वो मैंने इस वक्त क्या बना दी है, टेम्प बना दिया। और टेम्प इटसेल्फ क्या है, अगर टेम्प के अंदर देखा जाए तो टेम्प खुद एक बड़ी सी चीज़ है और उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। और वो कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, टेम्प के अंदर दो चीज़ें क्या मौजूद हैं मेरे पास, टेम्प के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, और एक चीज़ है मेरे पास रियल, और एक चीज़ है मेरे पास इमेजिनरी। तो ये पूरा का पूरा जो है बज़ाहिर है टेम्प, और टेम्प मतलब बाहर से देखने वाले को या रिटर्न स्टेटमेंट को जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला सर्कल। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट को क्या दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू वाला सर्कल है, और उसको मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्प कह रहा हूँ। तो वो टेम्प को खुशी खुशी ले जाएगा, उसको नहीं पता टेम्प के अंदर क्या है। तो रिटर्न स्टेटमेंट को ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। अब ब्लू के अंदर मैंने दो छोटे छोटे पैकेट्स रखे हुए, ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं है, उसे नहीं पता कि इसके अंदर मैंने रियल या इमेजिनरी रखा हुआ है, तो उसको नहीं पता कि इसके अंदर रियल है, और उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर इमेजिनरी भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन उससे छुपी हुई है, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि अंदर मैंने चुपके से ना दो चीज़ें रख दी। तो इस तरीके से मैं चाहूँ, एक वे अराउंड है मेरे पास कि मैं अपने फंक्शन से मोर देन वन रिजल्ट रिटर्न करा सकता हूँ विदाउट यूजिंग पॉइंटर। देखिए मैंने यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंटर यूज़ नहीं किए, तो इसका मतलब है फंक्शन की जो लिमिटेशन थी कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, उसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके। एक तो तरीका मैंने पढ़ा था पॉइंटर से कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका मैंने आज पढ़ लिया कि मैं स्ट्रक्चर से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी करा सकता हूँ, पॉइंटर के थ्रू भी करा सकता हूँ। तो आज आपने एक और चीज़ सीखी, यानी अगर आपको कुछ ना कहा जाए तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी रिटर्न करा लें, लेकिन अगर कहा जाए पॉइंटर से ही कराना है तो फिर पॉइंटर से ही कराना पड़ेगा, कहा जाए कि स्ट्रक्चर से ही कराना है तो स्ट्रक्चर से ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको रिटर्न करा दी दो वैल्यूज एक्सप्लिसिटली। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट दो वैल्यू लेके, लेकिन रिटर्न को नहीं पता कि अंदर क्या है। रिटर्न को तो मैंने कहा ये लो भाई एक टेम्प नाम का एनवेलप है, ये रिटर्न करा दो। रिटर्न ने कहा ठीक है, मेरे रूल्स के तहत एक ही पैकेट लेके जाऊंगा, लेके आओ। लेकिन वहां जाके जब टेम्प का पैकेट खुला, तो टेम्प के पैकेट में से देखें क्या क्या निकला। टेम्प के पैकेट में से यहाँ से दो चीज़ें निकलाई। एक चीज़ निकलाई भाई टेम्प का रियल पार्ट, और एक चीज़ निकलाई टेम्प का इमेजिनरी पार्ट। ये इन्फॉर्मेशन किसे थी, ये इन्फॉर्मेशन तो मेन फंक्शन को थी ना, कि इसके अंदर क्या आने वाला है। रिटर्न को थोड़ी पता था कि मैं टेम्प के अंदर दो तीन चीज़ें रख के भेज रहा हूँ, रिटर्न वॉज अनअवेयर ऑफ इट। रिटर्न को बस ये पता था कि मैं एक ही चीज़ लेके जा रहा हूँ, वो टेम्प है बस। तो समझ में आई बात कि मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर से मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करा सकता हूँ यूजिंग स्ट्रक्चर। ये एक्सरसाइज आप लोग लैब में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, सबमिट भी करा दी होगी आप लोगों ने, लेकिन मैंने आज इसको समझा दिया, और इसमें दो चीज़ें बताई कि टाइप डेफ वाली चीज़ बता दी, ये काफ़ी हैंडी है, और दूसरी चीज़ तो है ही काम की कि मैं मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करा सकता हूँ यूजिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज विथ पॉइंटर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन क्यूरी है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो गया है। इसका मेरे ख्याल से सैंपल आउटपुट भी यहाँ पे गिवन होगा। ये रहा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2.3 4.5 एंटर्स। अच्छा, 2 मरतबा फर्स्ट लिखा हुआ लेकिन 1 मरतबा सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा 3.4 एंड 5, और जब सम करेंगे तो 2.3 प्लस 3.4 तो ये 5.7 बन गया, और 4.5 4 और 5 9.5, और आयोटा मैंने खुद से डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे। ठीक है, आयोटा मैंने खुद से लगा दिया, और 0.1 f का मतलब है सिर्फ एक एक प्लेस तक मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आएगा। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, वरना फिर लेक्चर हम कंक्लूड कर दें। तो कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, तब तक मैं आगे देख लेता हूँ लेक्चर में कुछ है हमारे पास। तो लेक्चर में इस मरतबा कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो असाइनमेंट जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम एंड हो गए, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा इसको, वही हैं लेकिन अब स्ट्रक्चर के साथ थोड़े बहुत मॉडिफाई हुए होंगे, इसमें कुछ चेंजेस की होंगी, अब आपको ये स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल वही हमारी पुरानी है। ओप्स, अच्छा क्यूरी आई है मेरे पास, होपफुली लेक्चर से ही रिलेटेड हो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम बनाया आपने, इसमें ये आपने प्लस उसमें खुद ही डिक्लेयर किया है प्रिंटफ में, लेकिन जब आउटपुट आता है तो अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको इफ एल्स हैंडल करने बनाना, का कोई? इसका हैंडल करने जी का तरीका यही है कि आप इसके साथ इफ एल्स लगा सकते हैं, और अगर इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस का है ना तो आप एल्स वाला स्टेटमेंट चला दें। इफ एल्स लगा के ठीक किया जा सकता है, यानी कि प्लस के लिए अलग प्रिंट है और माइनस के लिए अलग प्रिंट है। जी और चेक किस पे लगेगा, इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी नेगेटिव है तो कुछ और डिस्प्ले करा दें, और अगर इमेजिनरी पॉजिटिव है जी तो एज इट इज ये हुआ हुआ यही हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक। ठीक है, तो सर अगर स्पेस देके प्लस भी लगा रहने दें और स्पेस देके अगर ब्रैकेट में कर दें तब भी डिक्लेयर हो जाएगा कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा, नहीं नहीं इस होगा, तरह से? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना प्रिंटफ तो डिट्टो जो आप लिखते हैं वही आउटपुट पे लेके जी जाते हैं। जी जी जी। तो सर अगर वही लगा रहने दें तो कोई इशू तो नहीं है? फिर वो जैसे आप यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा ना। मतलब अगर जी आपने जी फर्ज करें प्लस भी लगा दिया और रिजल्ट माइनस आ गया तो 2 साइन लिख के आ जाएंगे, प्लस भी आ रहा होगा माइनस भी आ जाएगा। जी। और अगर कुछ सर भी मेरे नहीं लगाया प्रोग्राम में भी यही आ रहा है, लेकिन मैंने अब सबमिट कर दिया है वो तो। तो अब सीख तो मिल गई ना आइंदा के लिए कि दोबारा ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। ठीक है, जी जी ठीक है, आप समझ में आ गया ठीक है कैसे सर। करोगे। जी ये फेल्स लगा के। ठीक है ओके सर। जी क्लास, तो और कोई क्यूरी है किसी को? तो ये क्वाड्रेटिक वाली एग्जांपल कई मरतबा आपके पास आ चुकी है अलग अलग तरीके से, तो इसको दोबारा से देखिएगा, ये बिल्कुल वही नहीं है, इसमें कोई फ़र्क होगा। तो क्या फ़र्क आया स्ट्रक्चर से देखिएगा, ये और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसको भी देखिएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़रूर देखा करें क्योंकि ये जो हैं आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, तो इनको ख़ास तौर पे सॉल्व किया करें। तो यहाँ पे मेरी तरफ से तो लेक्चर कंक्लूडेड है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्यूरी नहीं है तो फिर हम लेक्चर कंक्लूड कर दें। जी क्लास, एनी कन्फ्यूजन और क्यूरी, or should I wind up the lecture? चलिए ठीक है, लेक्चर फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।